नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने मोदी जी और अमित शाह को अक्सर ये कहते हुए सुना है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी, कि देखिए हम 3 नए कानून, आपराधिक कानून लेकर आए हैं और उसमें हमने जो राष्ट्रद्रोह है, जो सेडिशन का जो मामला है, उसको हमने निकाल कर फेंक दिया है। आपको याद होगा अमित शाह की वो स्पीच कि हमारे देश में सेडिशन की जरूरत नहीं है, सेडिशन के लॉ की जरूरत नहीं है, उसको हमने निकाल कर फेंक दिया है। लेकिन ये कहने के लिए अच्छा है, लेकिन असलियत इसकी कुछ और है। असलियत ये है कि सेडिशन लॉ भले ही जो 124A है उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया हो, लेकिन बैकडोर से एक और ऐसा सेक्शन वो लेकर आए हैं जो कि उतना ही घातक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, एक ऐसा ही मामला राजस्थान के हाईकोर्ट में सामने आया है और वहां के जो जज हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिससे ऐसा लगता है कि वाकई में सेडिशन तो नाम के लिए हटाया गया है, लेकिन उसको दूसरे फॉर्म में लेकर आया गया है। अब पिछले हफ्ते राजस्थान हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, उनका ये मानना था कि जो सेक्शन 152 है भारत न्याय संहिता का, उसने this seems to be reintroducing the section 124A of the Indian Penal Code. ये इस बात को राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि जो सेक्शन 152 है वो एक तरीके से सेडिशन लॉ का री इंट्रोडक्शन है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इट क्रिमिनलाइजेस एक्ट्स और अटेम्प्ट्स दैट इंसाइट सेसेशन, armed rebellion or subversive activities or encourage separatist sentiments that threaten the country's. Prima facie, it appears to be rather reintroducing Section 124 by another name, यानी कि सेडिशन का नाम बदलकर एक दूसरा सेक्शन लेकर आए हैं। इस बात को सिंगल जज बेंच थी जस्टिस अरुण मोंगा की, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये डिबेट का मसला हो सकता है कि दोनों प्रोविजंस में से कौन ज्यादा घातक है, कौन ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, 124A या फिर दूसरा 152। लेकिन जज ने यह भी कहा कि जो डिसेंट है, जो किसी की आलोचना करना है, उसको आप सेडिशन या कोई एंटी नेशनल एक्ट आप नहीं मान सकते। अब ये जो पूरा मामला था, ये तेजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला था, जिसमें कि जो पिटिशनर था, याचिका करता था, उस पर आरोप लगाया गया था क्योंकि उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने सिंपथी एक्सप्रेस की थी जो प्रो खालिस्तान लीडर है अमृतपाल सिंह। तो ये मामला तब का है और इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया। और जो बात मोदी जी और अमित शाह ये कहते हुए आए थे कि देखिए हम नए कानून इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिले, तो जो जस्टिस मोंगा का ये कहना है, ये साफ बताता है कि मोदी जी और अमित शाह केवल और केवल सेडिशन के लॉ के मामले में झूठ बोल रहे हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संजय हेगड़े जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो जस्टिस मोंगा का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने जो कहा कि जो सेडिशन लॉ था उसको एक नए तरीके से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और ये जो तेजिंदर पाल सिंह का मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या मोदी जी और अमित शाह की बातों को झूठा नहीं साबित करता? देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी जो कहना चाहते हैं कहने, पर आखिरकार हमें तो देखना है कि संसद ने क्या पारित किया है। और मेरा ये मानना है कि जो संसद ने पारित किया है वो तो सिर्फ सेडिशन का एक नाम उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किए हैं एज फार एज पनिशमेंट गोज। पर जो जो एसेंस था पिछला जो सेक्शन 124A का, वो उसे बरकरार रखा है। देखिए, 124A में ये क्या पनिशेबल था? ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग टू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो अगर आप जो न्यायिक सरकार है उसके खिलाफ आप कुछ आवाज उठाते हैं या कहते हैं कि ये न्यायिक नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर आपके खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज किया जा सकता है। आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि उस जमाने में तिलक, गांधी, इन सब पर सेडिशन का मामला चल गया था। सवाल ये था कि ये संविधान आने के बाद, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय के कानून थी, तो सवाल ये आ गया था कि संविधान के बाद क्या ये सेक्शन संवैधानिक है या नहीं।
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप सरकार की जब आलोचना करें वो सब अपनी जगह, पर उस आलोचना से एकदम हिंसा भड़क जाए तो फिर वो सेडिशन का मामला चल सकता है, वरना नहीं। केदारनाथ करके 1962 का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पर फिर भी चूंकि ये सेक्शन बुक पे था, तो वे बहुत सारे कोतवाली और पुलिस स्टेशन में उसका तो उपयोग होता ही रहा। जब भी कोई और सेक्शन नहीं मिलता जिसके अंदर किसी आलोचक को अंदर नहीं कर पाते, तो सेडिशन का मामला चल जाता था। और हालांकि उसमें कन्विक्शंस बहुत नहीं थे, फिर भी कभी कभार जब किसी पर गाज गिरती थी तो बहुत गिरती थी। जैसे डॉक्टर विनायक सेन का मुद्दा था, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और बहुत साल बाद उन्हें बेल मिली। तो ऐसे ऐसे इस संदर्भ में फिर 2019-20 के तहत करीब चीफ जस्टिस रमणा ने ये कह दिया था कि शायद ये सेक्शन जैसा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर हम रोक लगा देते हैं, नए केस आप दर्ज मत कीजिएगा, पुराने केस चलाइएगा मत। और तो उस सेक्शन पर वहां रोक थी। उसी वक्त ये जो कमिटी बैठाई गई नए नए न्याय संहिता वगैरह वगैरह बनाने के लिए, और उन्होंने लगता है उसी सेक्शन जिसको रोक दिया गया था उस पे थोड़ा बहुत फेरबदल करके वापस बगैर सेडिशन के नाम डालते हुए डाल दिया है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग सेसेशन, रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। और उसमें कह दिया है कि या तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है या कोई ऐसी सजा हो सकती है जहां 7 साल तक आपको इम्प्रिजन किया जा सकता है। तो एक तरीके से देखे तो ये जो सेक्शन है थोड़ा वाइडर भी है, क्योंकि पहले तो हेट्रेड, कंटेम्प्ट और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन, यहां तो कोई भी आप अगर एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड्स है बहुत ही ब्रॉड है। और ना ही अब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि भाई आप अगर कुछ कह दो और उससे कोई हिंसा नहीं बढ़ती है तो ये सेडिशन का ये 152 BNS का मामला नहीं बन सकता है करके अब तक कोई फैसला भी नहीं आया। बिल्कुल। तो ये जो अभी राजस्थान में जो केस था, केस क्या था, किसी ने फेसबुक पे लिख दिया कि अमृतपाल सिंह जी फलाना फलाना है, ये है, उनके पक्ष में लिखा। आपको तो ये तो याद है कि अमृतपाल सिंह अभी भी तो एक लोकसभा के तो मेंबर है। तो वहां गुरुद्वारा पॉलिटिक्स के तहत किसी और ने उनके ऊपर ये 152A का इल्जाम लगा दिया और उस पर राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जज साहब पूछ रहे हैं अब ये नए जो सेक्शन है उसकी परिभाषा क्या है। आप इतना वाइड इंटरप्रिटेशन तो नहीं दे सकते हो। तो फिर जो अभी हम दोनों बात कर रहे हैं उससे अगर किसी को लगता है कि सरकार नहीं जानती है या पार्लियामेंट नहीं जानती है जो अपना काम करने का रूप उसे सुधारना चाहिए, अगर हम ये कह दें तो शायद वो भी इस सेक्शन के तहत आ सकता है। मिस्टर हेगड़े, मैंने 2 इंस्टेंसेस निकाले हैं और उस पर भी आपकी एक टिप्पणी लूंगी कि अभी मोदी जी हाल में ही जो एक इनॉग्रेशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, भारत मंडपम में हुआ था, अगस्त में हुआ था प्रोग्राम ये, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इन भारत न्याय संहिता वी हैव फाउंड अ न्यू डायरेक्टिव फॉर डिलीवरिंग जस्टिस। और इस बात को उन्होंने हिंदी में लिखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि द फोकस ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज इज टू पुट सिटीजंस फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। Our criminal laws have been freed from the shackles of colonialism. British laws like those dealing with sedition have been scrapped. यानी कि बोलने के लिए बहुत बड़े बड़े बोल इस समय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं अमित शाह के कमेंट पर भी आऊंगी। लेकिन जब इस तरीके की बात मोदी जी कहते हैं
और जब ऐसा मामला कोर्ट के अंदर सामने आता है जिस पर जस्टिस मोंगा जैसे लोगों को अपनी टिप्पणी करके बताना पड़ रहा है, तो फिर इसकी असलियत क्या है? ये जो कानून बदला गया, जिसको ये बताया जा रहा है कि देखिए हम और ज्यादा लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, तो ये असलियत में क्या है, ये भी तो लोगों को बताना चाहिए। जी सर। देखिए, असलियत में चूंकि मेरा नाम संजय है, मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आता है। जब आप कह तो प्रधानमंत्री जी शायद यही कह रहे थे कि अश्वत्थामा हताः। वो ये नहीं बता रहे थे कि नरोह जो अश्वत्थामा हताः, कि वो नहीं कह रहे थे कि कोई अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, वो कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया। तो सेडिशन मारा गया है, पर जो एक्चुअल जो वही सेक्शन उसे वापस जीवित करके ले आए हैं। मैं ये, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम यही कह सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सच, पूरा सच नहीं। अब मैं एक इंसिडेंट अमित शाह का भी आपको बताना चाहती हूँ कि अमित शाह ने भी यही चीज कही थी। जब इस समय पार्लियामेंट में जब ये बिल टेबल हुआ तो उन्होंने कहा कि एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक, वी आर कंप्लीटली रिपीलिंग द सेडिशन। ये मैं अमित शाह को कोट करके पूछ रही हूँ। और अब जब ये इंसिडेंट सामने आया है तो इसका कॉन्ट्रास्ट आप कैसे देखते हैं? जी। इसके कॉन्ट्रास्ट में मुझे एक किस्सा याद आता है जनरल इदी अमीन का। इदी अमीन साहब ने वही ये कह दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आई विल प्रॉमिस यू, हम आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देते हैं, पर फ्रीडम आफ्टर स्पीच उसकी कोई गारंटी है नहीं। तो अगर आप बोले और आप ये समझे कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो फिर सलाखे भी आ सकते हैं। और ये जो सेक्शन है, इसका भी इस्तेमाल कोई ना कोई थानेदार कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेगा। नहीं, लेकिन क्या ये भी है कि लोगों को, पुलिस वालों को सेंसिटाइज पूरी तरह से इसमें नहीं किया गया है, या फिर ये जानबूझकर किया जाता है क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लोग स्कोर करते हैं, क्योंकि मामला ऐसा लगता है? देखिए, पॉलिटिशियन वकीलों का एक आदत है कि जो भी फंक्शन है उसी के तहत बोलते जाते हैं। तो अगर अगर आपको आपका बिल पास कराना है तो कुछ कह दीजिएगा। फिर बाद में जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और अगर कोई किसी को आप किसी पुलिस वाले को कह देते हो कि ये सब बहुत बोल रहे हैं, उनका जरा ख्याल रख लीजिएगा, तो पुलिस वाला ऐसे ही सेक्शन इस्तेमाल कर लेगा। तो उनके दिखाने, हाथी के दांत जैसे, दिखाने के और दांत होते हैं और खाने के और। नहीं, तो अब इसको लोगों को कैसे समझाया जाए? वो क्या, उनको बोलने का फ्रीडम तो है नहीं। इस खाली न्याय की किताबों में लिख दिया गया है कि यू आर फ्री टू स्पीक, यू आर फ्री टू राइट वट एवर यू वांट, लेकिन असलियत में तो जो ये तेजिंदर पाल का केस है वो असलियत दर्शाता है। तो क्या कहेंगे ये जो नए कानून जो अमित शाह और मोदी जी लेकर आए हैं, जिसकी बड़ी बड़ी बातें दोनों अमित शाह और मोदी साहब करते हैं, तो उसके बारे में फिर क्या कहा जाए? इसको जनता किस तरह से पढ़े? क्या वाकई में जो एक खौफ, जो एक डर बना हुआ था सेडिशन लॉ के तहत, तो इसका मतलब तो वो डर अभी भी है, भले ही चाहे जितनी भी बातें कह ले मोदी और अमित शाह। तो मेरा यही कहना है कि आप जितने सेडिशन लॉ से पहले डरते थे, उससे थोड़ा ज्यादा अब डरने लगिएगा आपको। पर ये ध्यान होगा कि जब सेडिशन लॉ था तभी भी सुप्रीम कोर्ट था, आज भी सुप्रीम कोर्ट है, और जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा तो, या कोई भी कोर्ट, जैसे जस्टिस मोंगा ने किया है, तो वो तो उसमें भी ये सख्ती नहीं बरतेंगे। जो इंटरप्रिटेशन होगा मोस्टली प्रो सिटीजन होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इससे सबसे बड़ी सीख क्या है सिटीजन्स के लिए, सरकार के लिए? सरकार तो एक्सपोज हो ही रही है। आज तो मुझे लगता है कि इस मामले में मोदी जी और शाह साहब जो भी बोल रहे थे अभी तक सेडिशन लॉ के बारे में, वो उससे एक्सपोज हो गए, लेकिन जनता इससे कैसे सतर्क रहे, क्या सीखे? जनता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए,
और जो भी उनके नेता कहते हैं, उसे एक बार चेक कर देना चाहिए या 2 बार चेक कर देना चाहिए। फैक्ट चेकिंग और एक जो हेल्दी डिस्ट्रस्ट और डिसेंट है जो है, वो डेमोक्रेसी के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे खाने में नमक। आप शायद ये सोच सकते हो कि ज़्यादा नमक हो, तो वो हानिकारक हो सकता है, पर नमक का होना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं जस्टिस मोंगा का भविष्य सोच रही हूँ कि क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जस्टिस मोंगा ने ये जुर्रत की ये बताने की कि देखिए मोदी जी और शाह साहब ने जो कहा है सेडिशन के बारे में वो गलत है। एक इंसिडेंट के ज़रिए उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है। आपको लगता है कि अब इनके खिलाफ भी कुछ न कुछ एक्शन हो सकता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। जस्टिस यादव ने बहुत कुछ कह दिया है, पर अब तक तो ठोस एक्शन तो हुआ नहीं है। हुँ, और जहाँ तक मैं अरुण मोंगा जज को जानता हूँ, और वो मेरे मित्र भी रह चुके हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वो उन्हें एक किसी ऐसी चीज़ का ज़्यादा डर है नहीं। वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से है, और यहाँ राजस्थान में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो कहीं और भी ट्रांसफ़र कर ले, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अरुण मोंगा साहब डरेंगे। मतलब ट्रांसफर हो सकता है। इस तरीके का अगर ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल डायरेक्ट चुनौती है मोदी और शाह को, तो उनका ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। देखिए, ये जो मामला भी है वो तो उसमें कोई बीजेपी का कोई खास लेना देना नहीं है, वो कोई लोकल पॉलिटिक्स का मामला है। तो मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि सरकार इस मामले को कोई पर्सनली लेगी। पर हाँ, ये जो इंटरप्रिटेशन और ये जो सवाल है वो ज़रूरी है, और शायद छोटे केस में अगर शुरू हो जाता है, तो वो जब सिस्टम में आगे बढ़ता है, तो उसपे उतना उतना रेजिस्टेंस भी नहीं होता है। समझ लीजिएगा कि ये कोई तेजिंदर पाल की केस नहीं थी, पर कोई तारिक अनवर या कुछ उमर खालिद की केस थी, तो फिर मायने कुछ और रख सकते होते थे। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हेगड़े शुक्रिया। साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।